नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की फेमस पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पुस्तक के अंतर्गत आधुनिक काल को हम पढ़ रहे हैं और आज से जिस प्रकरण का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है द्विवेदी युग, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को संक्षिप्त रूप से पढ़ने के बाद आधुनिक काल को विस्तृत रूप से हमने पढ़ा। भारतेंदु काल, भारतेंदु मंडल के लेखक, और उसके बाद द्विवेदी युग में हम आज प्रवेश करेंगे। आप में से जितने भी विद्यार्थी हैं जो चैनल से रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि आधुनिक काल की तैयारी के लिए शुक्ल जी के अलावा भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसी आधुनिक काल की तैयारी के हेतु इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग यह पुस्तक होने जा रही है। यहाँ से इसका बहुत रुचिकर रूप से इसको लिखा गया है। दूसरी यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों की डेट आ गई है। आप लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। अच्छी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिनमें से शुक्ल के बाद इस पुस्तक को आप पढ़ना प्रारंभ करें। आइए देखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्विवेदी युग के विषय में क्या जानकारी हमें दे रहे हैं। आइए जानते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों का उत्तर काल द्विवेदी युग में समा जाता है। इन दोनों युगों के भावभूमि में कुछ ऐसी समता है कि कहीं कोई संधि काल नहीं मिलता। भावभूमि में है, काव्य के स्तर पे तो मिलेगा आपको। यद्यपि कि दोनों युगों के नेताओं के चरित्र में काफी कुछ अंतर दिखता है। भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। भारतीय मंडल में क्या था? आत्मीयता थी, लेकिन यहाँ द्विवेदी मंडल में क्या था? अनुशासन था। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जबकि भारतेंदु अपने वृत्त के निश्चय ही सबसे बड़े रचनाकार थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक स्तर पर अपने शिष्यों मैथिली शरण गुप्त की या प्रेमचंद से छोटे थे। भारतेंदु के व्यक्तित्व में बंगाल की कोमलता और भावुकता थी। द्विवेदी के व्यक्तित्व में महाराष्ट्र की कठोरता और वस्तु उन्मुखता। तो आपको ये मालूम चल गया ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, और भारतेंदु बंगाल के। हिंदी क्षेत्र के पुनर्जागरण ने रचनात्मक भाव से दोनों सहयोगी प्रभावों को यों आत्मसात किया। विविध पुरातत्व विषयों के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन का विवेचन करते हुए अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? ये रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा जी क्या लिखते हैं अगले पृष्ठ पर देखेंगे कि द्विवेदी जी के इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भारती से वैसा ही है जैसे भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्रण करते हुए वे भुखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनों की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बातें करते हैं तो लगता है कि हम प्रेमचंद के कथा संसार में घूम रहे हैं। द्विवेदी जी कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कवि भी बहुत साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखा उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त की तुलना में साधारण कवि हैं। ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ रहे हैं और आप लगाए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी अगर आ जाए तो नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस बुक को हम पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि इस बुक में हमको न केवल रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बल्कि अन्य लेखकों के बारे में भी बेहतरीन जानकारी प्राप्त होती है।
रामविलास शर्मा अपनी आलोचना के दौरान वैचारिक स्तर के विश्लेषण में सानी नहीं रखते। उन्होंने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला तीनों पर विशिष्ट आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, पर जैसा उनका तादम्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से बनता वैसा अन्यों से नहीं। और इस प्रसंग में विश्लेषण एकदम सही है कि मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद का वैचारिक निर्देशन आचार्य द्विवेदी करते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत ऊने रचनाकार होने पर भी युग निर्माता वे ही हैं। वह कला गुरु धन्य है जिनके शिष्य रचना प्रक्रिया के स्तर पर उससे आगे निकल जाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और एक सीमा तक निराला के बीच ऐसा ही स्पृहणीय संबंध देखने को मिलता है। आधुनिक हिंदी में रीतिवाद विरोधी अभियान आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के एकदम आरंभिक अंकों से ही चलाते हैं, जिसमें आगे चलकर सहयोग एक और मैथिली शरण गुप्त अपने लेखों के माध्यम से सरस्वती में प्रकाशित निबंध हिंदी कविता किस ढंग की देते हैं। दूसरी ओर सुमित्रा नंदन पंत और निराला अपनी भूमिकाओं और पत्रकारिता भारतेंदु युग के बाद हिंदी क्षेत्र में शिक्षा साक्षरता का प्रभाव बढ़ने लगा था। खड़ी बोली कविता और गद्य दोनों के लिए केंद्रीय भाषा बन रही थी। क्या परिवर्तन आएगा? जो खड़ी बोली है, जो केवल गद्य की भाषा थी भारतेंदु काल में, अब यहाँ गद्य और पद्य दोनों की केंद्रीय भाषा बन रही थी। एक सेकंड रुकिएगा। मौसम के बदलाव का ना इफेक्ट गले पर भी है, तो उतनी साफ आवाज नहीं निकल पाती कभी कभी। यद्यपि कविता में ब्रजभाषा के कुछ समर्थक अभी अपने मत पर दृढ़ बने थे, 19वीं शती के अंतिम दशकों में कविता के लिए खड़ी बोली का आंदोलन अयोध्या सिंह खत्री ने वैसी ही निष्ठा से किया जैसी नागरी अक्षरों का आंदोलन उसी समय पंडित गौरी दत्त कर रहे थे। खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन कौन कर रहे हैं? अयोध्या प्रसाद खत्री। और नागरी, देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं उनके लिए कौन कर रहे हैं? पंडित गौरी दत्त। नई स्थिति में द्विवेदी युग का लेखक अपनी रचना नीति को किसी सीमा तक बदलता है। शिक्षा और व्यवसायों के प्रचलन से इस समय तक मध्य वर्ग का स्वरूप बनकर उभर रहा था और अधिकांश में यही लोग देश में समाज सुधार और आर्थिक राजनीतिक स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसी बीच आपका मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर्स अपलोड कर रही थी मैं हिंदी बुकशाला चैनल पे। तो उसके अपलोड होने में तब समय था, तो मैंने सोचा वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं, समय क्यों बर्बाद करें। लेकिन अब वीडियो अपलोड के लिए तैयार हो गया, तो क्लिक कर देते हैं और ये आपका टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। द्विवेदी युग का लेखक इसी वर्ग से अपने को जोड़ता है। कौन से वर्ग से? मध्यम वर्ग से। इसी में से वह पनपता है और अधिकतर इसी को संबोधित करता है। भारतेंदु युग के लेखकों के कार्यक्रमों में 3 प्रधान अंगों की ओर संकेत किया जा चुका है: पत्रकारिता, नाटक लेखन और अभिनय, तथा कजली, लावनी, आल्हा जैसे लोक काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग का लेखक इनमें से बाद के दृश्य श्रव्य रूप को छोड़ देता है। उसका बल अब पाठ्य रूप पर अधिक है, फलतः नाटक और लोक रूप छूट जाते हैं। शिष्ट सृजनात्मक रूपों में उसकी प्रतिभा अधिक निखरती है, कविता, उपन्यास और कहानी। पर जीवन की पाठशाला का सतत विद्यार्थी रहने के लिए वह पत्रकारिता का साथ नहीं छोड़ता। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि जीवन की पाठशाला का सतत विद्यार्थी बना रहने के लिए पत्रकारिता का साथ नहीं छोड़ता। यानी कि भारतेंदु मंडल के लेखक भी पत्रों से जुड़े रहे और यहाँ द्विवेदी युग के लेखक भी पत्र पत्रिका का संपादन करते रहे। भारतेंदु युग के अधिसंख्य लेखक पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के अधिसंख्य लेखक पत्रकार भी थे। यह क्रम आगे बराबर चला। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, छायावादी कवियों में प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी, फिर छायावादोत्तर काल में अज्ञेय, शमशेर, रघुवर साय तक प्रधान साहित्य धारा के प्रभाव में सक्रिय सभी लेखक या तो आजीविका के लिए या शौकिया पत्रकारिता से जुड़े रहे।
उदारतावादी केंद्र से अकबर इलाहाबादी ने मूल मंत्र बताया, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। किसका है ये नारा? अकबर इलाहाबादी का। कौन सा है? जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अखबार के माध्यम से जन जागृति करो, फैलाओ। भारतेंदु युग के एक और माध्यम को द्विवेदी युग के कुछ लेखकों ने पकड़े रखा, वह था समस्या पूर्ति। तो एक तो पत्रकारिता आ गया और दूसरा समस्या पूर्ति। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने अधिकतर ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति की और केंद्र रहा काशी। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति की भाषा खड़ी बोली हो गई और छंद पुराने ही रहे, कवित्व सवैया, और केंद्र हो गया कानपुर। यानी जो भारतेंदु युग का केंद्र था काशी और यहाँ कानपुर, जो उस समय के लावनीबाजों का गढ़ था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नेतृत्व में जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, नत्था प्रसाद दीक्षित मिलिंद, अनूप शर्मा तथा उनके कुछ अन्य सहयोगियों ने खड़ी बोली कवित्व सवैया में विशेष रूप से कार्य किया। समस्या पूर्ति एक तरह से भारतेंदु युगीन लोक माध्यमों और आगे के छायावाद युगीन काव्यों के बीच की कड़ी थी, जिसमें कवि वृत्ति की सामूहिक वृत्ति और रचनाकार की निजी सृजनात्मक क्षमता का सामंजस्य रखा गया था। अधिकतर कवि सम्मेलनों में समस्या पूर्ति के आयोजन होते थे और इस रूप में समस्या पूर्ति लोक माध्यमों की तरह सार्वजनिक प्रश्न था। एक ते हे गई दो तस्वीरें, कहानी रह जाएगी जैसी ब्रजभाषा या खड़ी बोली समस्या की पूर्तियां करके अलग अलग कवि इन्हें सम्मेलनों और गोष्ठियों में सुनाते थे। आरंभिक खड़ी बोली काव्य को प्रचारित प्रसारित करने में इन समस्या पूर्ति सम्मेलनों का विशेष योगदान रहा। रीतिकालीन राज्याश्रय से निकालकर कविता को सीधे जनाश्रय में लाने का यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। समस्या पूर्ति के सीमित दायरे से बाहर भी इन कवियों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस्वती में अपने उत्तराधिकारी पंडित देवीदत्त शुक्ल के नाम 4/1/21 4/9/29 को ये 5/9/29 को कानपुर से लिखे गए एक पत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, कानपुर के पंडित जगदम्बा प्रसाद हितैषी बड़े अच्छे कवि हैं। सरस्वती का के कविता स्तंभ को चिपकाने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आपको कभी कभी कविता भेजा करें। उन्होंने शायद भेजा भी, पर पुरस्कार देना तो दूर, आपने उन्हें सरस्वती तक न भेजी। अब भेजिए। पहाड़ी पंथ से उनकी कविता 1000 दर्जे अच्छी होती है। तो ये ठीक है कि पत्रों में व्यक्त मत एक सीमा तक तत्कालिक होता है, पर उसे समुचित भी नहीं कहा जा सकता, पर उससे पत्र लेखक की मानसिकता का अवश्य पता चलता है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी और सुमित्रानंदन पंत खड़ी बोली के समकालीन कवि थे। आचार्य द्विवेदी ने दोनों को प्रोत्साहन दिया। एक कवित्व सवैया शैली में लिख रहे थे, दूसरे उसी समय नई काव्यधारा से जुड़े थे जिसे बाद में छायावाद नाम दिया गया। आज 1984 में यह जानकर बड़ा अटपटा लगता है कि जबकि तीनों संबंध व्यक्ति शरीर रूप में नहीं कि आचार्य द्विवेदी हितैषी और पंत की तुलना में हितैषी को बड़ा कवि मानते हैं। पत्र के रूप में उन्होंने अपने मन की बात प्रकट कर दी है। सार्वजनिक रूप से शायद वे ऐसा लिखते या कहते नहीं। यहीं दूसरे आचार्य की याद आती है, शुक्ल की, जिन्होंने हितैषी का उल्लेख अपने इतिहास में एक प्रिय कवि के रूप में तो किया है, पर ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्यांकन में सुमित्रानंदन पंत को आधुनिक युग की नई धारा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना। यह अलग बात है कि परवर्ती आलोचना ने प्रसाद और निराला के बाद पंत को स्थान दिया। भारतेंदु ने मानव प्रतीक रूप में कुछ कविताएं खड़ी बोली में लिखी थी। द्विवेदी युग में कविता क्रमशः पूरे तौर पर खड़ी बोली में हो जाती है। इस समय के काव्य प्रवाह में दो धाराओं में दिखाई पड़ते हैं। एक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, पांडे बंधु इनको कहा जाता है, रूपांतरण पांडे और राम नरेश त्रिपाठी। दूसरी धारा में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शंकर शर्मा, रामचरित उपाध्याय तथा स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की दोनों मूल वृत्तियां रोमांटिक तथा क्लासिक जैसे यहाँ एक साथ प्रतिफलित हो रही हैं।
काव्य भाषा को लेकर भारतेंदु काल में लगातार द्वैत की भावना बनी रही। मान्यता यह थी कि कविता ब्रजभाषा में हो और गद्य खड़ी बोली में। कविता में व्यापक रूप से खड़ी बोली को प्रयुक्त करने का श्रेय श्रीधर पाठक को है, जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी थे। यह ठीक है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, पर रचनात्मक स्तर पर इस समस्या से सर्वप्रथम पहली बार श्रीधर पाठक जूझे। इस काव्य धारा को उनके कृतित्व के संदर्भ में ठीक ही स्वच्छंदतावादी कहा गया है। रोचक संयोग यह है कि श्रीधर पाठक के एक अर्ध गंभीर और अर्ध विनोदी प्रसंग में स्वयं अपने को स्वच्छंद कवि घोषित किया था। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ठीक है, तो अब स्वच्छंदतावाद, आज हमने द्विवेदी को पढ़ा समझा। अब स्वच्छंदतावाद क्या है ना, ये क्या नई बला है, इसके कवियों की क्या विशेषता है, द्विवेदी युग में क्या क्या लिखा गया, कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, इस सब की जानकारी कल प्राप्त करेंगे। रेगुलर रहिए। यदि सफलता चाहते हैं तो प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मिलती हूँ पुनः आपसे इसके आगे के भाग के साथ। तब तक आप पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज जितने भी मैं करवा रही हूँ, दोनों चैनल हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला से जुड़े। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कुछ आपको प्लेलिस्ट से स्वयं ढूंढने पड़ेंगे। धन्यवाद।